यह संसाधन चैप्टर का दूसरा भाग है। यदि आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो जाके देख ले। चलिए अब शुरू करते हैं। संसाधन नियोजन। संसाधन का ऐसा उपयोग किया जाए जिससे वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तथा आने वाले पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे, संसाधन नियोजन कहलाता है। अथवा दूसरे शब्दों में यदि इसको जानने का प्रयास करेंगे तो संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक होता है, खास करके भारत जैसे देशों के लिए तो अनिवार्य है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, सघन जनसंख्या व्याप्त है। इनकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयला संसाधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार बिहार में चूना पत्थर पाइराइट पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की उपलब्धता है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा का भी उपलब्धता है। तथा देश में संसाधन नियोजन की जाए तो अन्य क्षेत्रों में भी इन संसाधनों का संतुलन बना रहेगा। अगला आता है भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए आवश्यक है कि क्रियाकलाप के बल पर हम भारत जैसे विविधतापूर्ण देशों में नियोजन कर सकते हैं। संसाधन नियोजन करने के लिए क्रियाकलाप को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कार्य कराना। अगला आता है सर्वेक्षण के उपरांत मानचित्र तैयार करना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन करना या आकलन करना। अगला आता है संसाधन विकास योजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उपर्युक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजित की रूपरेखा तैयार करना होता है। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना ये संसाधन नियोजन का ही कार्य है। संसाधन संरक्षण, इसको कहते हैं मतलब संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण के संदर्भ में प्राचीन काल से ही समाज सुधारकों, नेताओं, शुभचिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग योजनाएं, पुस्तकों, आंदोलनों के द्वारा संरक्षण करने का काम किया है। जैसे मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय का कृषि कार्य कर भूमिगत विस्तार करना। संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए, जैसे क्लब ऑफ रोम की स्थापना 1968 में हुआ था। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योटो सम्मेलन 1997 जापान में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक पुस्तक पूछा जाता है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल।
जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित किए गए हैं। इसके लेखक हैं शमशेर, जिन्होंने 1974 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक आता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1993 को 93 नहीं होगा, यहाँ पे 92 होगा, 92 को ब्राज़ील का एक शहर रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया, जिसमें विकसित एवं अविकसित देश या विकासशील देशों का लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया जाना था। अब आता है कार्यक्रम 21। कार्यक्रम 21 को ही हम एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास UNCED की निगरानी में रियो डी जेनेरो सम्मेलन के राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसे कार्यक्रम 21 कहा जाता है। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से ही संबंधित है। अगला आता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद अमेरिका के एक शहर में 23 से 27 जून 1997 को पुनः पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ, जिसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया या +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। अगला आता है क्योटो सम्मेलन 1997। 1997 ईस्वी में जापान का एक शहर क्योटो में 159 देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित 6 गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, HFC, CFC, सल्फर हेक्साक्लोराइड इत्यादि का चुनाव किया गया। साथ ही सभी देशों को यह सूचना दिया गया कि इन सभी गैसों का कम से कम उत्पादन करें। इसे ही ग्रीन हाउस सम्मेलन या पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। अगला और लास्ट टॉपिक आता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 150 धाराओं पर सहमति हुई। इसे ही तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। कहने का मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण संतुलन के लिए कुल मिलाकर के विश्व स्तर पर 3 सम्मेलन हुआ, जो तीनों को डिस्कस हम कर चुके हैं। अब आता है अभ्यास प्रश्न। कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जिसकी प्राप्ति हम पुनः कर सकते हैं उसे हम कहते थे नवीकरण। लेकिन कोयला एक ऐसा संसाधन है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यदि करना हो तो काफ़ी लंबे समय तक हमको इंतजार करना पड़ेगा, जो मानव के लिए संभव ही नहीं है। तो यह अनवीकरण संसाधन हो जाएंगे। अगला आता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा एक नवीकरण संसाधन आता है, लेकिन नवीकरण संसाधन में ये तो या तो पुनः पूर्ति योग होते हैं या चक्रीय होते हैं। तो ऑप्शन में है पुनः पूर्ति योग, इसका आंसर पुनः पूर्ति योग हो जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा आर्थिक आवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं। हमने जाना था समुद्र तट से
200 नॉटिकल मील या 200 किलोमीटर के बीच के जो क्षेत्र होते हैं वही आर्थिक अभ्यर्चक क्षेत्र होते हैं। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला आता है डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के अनियोजित विदोहन से, अर्थात डाकू संसाधनों का नियोजन ना करके वह विदोहन करता है अनियोजित तरीका से। अगला प्रश्न आता है समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक सीमा क्षेत्र के अंदर जो वो होते हैं 12.2 किलोमीटर क्षेत्र तक ही जो है राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र तक ही राष्ट्रीय संपदा निहित होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट और या सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।